नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर जो केमिकल स्ट्रक्चर यानी केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है यानी एटम का, यानी एटम और एटम मिलकर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। उसमें हमने देखा था कि जो एटम होता है यानी वो दूसरे परमाणु से अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए दूसरे एटम से बंध का निर्माण करता है और अपने अष्टक को यहाँ पर पूर्ण करता है। तो उस वीडियो में हमने देखा था आयनिक बंध का निर्माण करता है, यानी आयनिक बंध का निर्माण किस प्रकार से करेगा, यानी किसी को दूसरे को एक दे देता है और एक उससे ग्रहण कर लेता है, तो वहाँ पर जो बंध का निर्माण होगा वो आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो हमने आयनिक बंध को वहाँ पर समझा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा आयनिक बंध है उसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उस बंध को प्रभावित कर रहे हैं, इन्हें बनने से रोक रहे हैं। तो कहाँ पर वो बंध जल्दी से बन जाएगा और कहाँ पर वो बंध यहाँ पर लेट बनेगा, यानी कौन कौन से कारक हैं जो उस बंध को यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है वो है हमारा आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव एक ही होता है, यानी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। सेकंड वाला है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। और जो तीसरा दिया है वो है जालक ऊर्जा, यानी जालक ऊर्जा। ये तीन ही ऐसे कारक हैं जो आयनिक बंध को यहाँ पर इफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वो है हमारा यहाँ पर आयनिक बंध निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले जो दिया है हमारा आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, या फिर इसे ही क्या कहा जाता है आयनन विभव। तो ये क्या होता है इसको सबसे पहले हम देखेंगे, यानी पहले वाले को देखेंगे उसी के बाद सेकंड वाले को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो है हमारा आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। देखिए कोई भी जो एटम होता है, ये वाला एटम, इसके जो बाह्यतम कोश होता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पर ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी एनर्जी देनी पड़ती है। उसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहा जाता है। किस प्रकार से रहेगा, यदि यहाँ पर जो दिया है मान लीजिए Na है और इसे ही मैं एनर्जी देता हूँ, ऊर्जा देता हूँ, तो यहाँ से इसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर हो जाता है। जैसे ही बाहर होता है तो ये सोडियम इस प्रकार से हो जाएगा प्लस में और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। इसी के बाद अगर देखें हम तो मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को भी अगर हम एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो मैग्नीशियम +2 आयन में चेंज हो जाएगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे या फ्री हो जाएंगे। तो ये जो ऊर्जा होती है या जो एनर्जी होती है, इसी एनर्जी को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहा जाता है। अब मान लीजिए इस ऊर्जा का मान जितना कम होता है, इस एनर्जी का मान जितना ही कम होगा उतनी ही आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और उतनी ही आसानी से यहाँ पर आयनिक बंध का निर्माण हो जाएगा। तो जिस तत्व या जिस परमाणु जो एटम होता है, एटम की आयनन ऊर्जा का मान ऐसे लिख लेंगे, जिस परमाणु में आयनन ऊर्जा का मान जितना कम होता है उतना ही प्रबल आयनिक बंध होता है, उतना ही प्रबल होता है और उतनी ही जल्दी से आयनिक बंध का निर्माण होता है, यानी उतनी ही जल्दी या उतनी ही आसानी से आयनिक बंध का निर्माण हो जाता है। तो हमारे जो मेंडलीफ की जो यहाँ पर जो मोसले और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, उसमें समूह 1 और समूह 2 यानी क्षारीय धातु और क्षारीय जो मृदा धातुएं होती हैं, उनके आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी का जो मान होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी वो आसानी से ही क्या कर देते हैं इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर डोनेट कर देते हैं। इसीलिए वो धन विद्युती होते हैं, इसलिए वो धन विद्युती होते हैं। जैसे हाइड्रोजन मान लीजिए +1 है, लिथियम +1 है, सोडियम +1 है, पोटेशियम +1 है,
फ्रांसियम+1 है, सीजियम+1 है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर धन विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, यानी अपने जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत ही आसानी से वहाँ पर रिलीज कर देते हैं या मुक्त कर देते हैं। इसी के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का जो मान होता है वो हेलोजन परमाणु का सबसे अधिक होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉनों को जो खींचने की जो पावर है उनमें सबसे अधिक होती है, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, दे देते हैं। यानी इसी प्रकार से अभी बताया था आपको कि मान लीजिए सोडियम है और इसे एनर्जी दी जाए, ऊर्जा दी जाए, तो यहाँ से Na+ हो जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो इनमें जो सबसे कम आयनन ऊर्जा का मान होता है वो होता है हमारा सीजियम का। और इसी सीजियम जो धातु होती है, इसी धातु का जो सौर ऊर्जा होती है, हमारी सौर पैनल होते हैं, उनमें ही इसी का यूज़ किया जाता है। इसे थोड़ी सी ही अगर एनर्जी मिल जाती है तो ये अपनी जो सरफेस होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करना प्रारंभ कर देती है। तो जो सौर पैनल होते हैं उनमें जो सीजियम धातु का उपयोग किया जाता है, यानी सौर पैनल में जो सीजियम धातु है उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा का मान यहाँ पर बहुत ही कम होता है। इसी के बाद हम अगला देखते हैं। अगला जो कारक है हमारा, इसको नोट करते जाएंगे आप, मैं जैसे ही लिखता हूँ आपको इनको लिख लेंगे। 3 कारक है हमारे पास में, तो 3 ही कारकों को हम यहाँ पर स्टेप बाय समझ लेते हैं। जो दूसरा कारक है हमारे पास में वो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। इन्हें जो उदासीन परमाणु या कोई भी विलगित परमाणु है अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर अब वो एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करेगा। उसी एनर्जी को यहाँ पर जो कहेंगे वो होगी हमारी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, यानी बाह्यतम कोश में यह है। और अभी हमने देखा था कि यहाँ से यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। इसी इलेक्ट्रॉन को यदि मैं एनर्जी देता हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। यदि यहाँ से मैं वापस इसको एनर्जी देता हूँ, ऊर्जा देता हूँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या निकलती है, ऊर्जा। यानी अगर आप किसी जो एटम है, एटम को एनर्जी देंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यदि इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा तो वहाँ से एनर्जी फ्री होगी। तो उसी ऊर्जा को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। तो किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान जितना अधिक होता है उतना ही प्रबल वो आयनिक बंध का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कोई परमाणु अपने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा मुक्त करता है उसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं, उसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहा जाता है। यहाँ पर इसमें जिस परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान ग्रहण एंथैल्पी का मान जितना अधिक होता है वहाँ उतनी ही आसानी से आयनिक बंध का निर्माण करता है। तो जो हमारे हेलोजन हैं, हेलोजन की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है, ग्रहण एंथैल्पी का मान उच्च होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉनों को बहुत ही आसानी से क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं।
तो दूसरा जो कारक है हमारा वो है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर एनर्जी को वो रिलीज करेगा, मुक्त करेगा। तो जो हमारे हेलोजन है 17 समूह में, समूह 17 के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी की जो वैलेंसी होगी, यानी ये बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, यानी इन पर जो नेगेटिव चार्ज आते हैं, यानी ये ऋण आयन बनाते हैं, बहुत ही आसानी से ऋण आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी के बाद हम तीसरा जो देखेंगे वो है हमारी जालक ऊर्जा, यानी क्रिस्टल एनर्जी। अब ये क्रिस्टल या जालक होता है क्या है, इसको देखेंगे हम, इसको नोट कर लेंगे आप सभी। यहाँ पर हम देखेंगे जो तीसरा कारक है वो है हमारा जालक ऊर्जा, यानी लैक्टिक एनर्जी भी कहा जाता है, यानी क्रिस्टल, यानी जो हमारा जालक होता है वो होता है हमारा क्रिस्टल। इंग्लिश में इसे लैक्टिक भी कहा जाता है, क्रिस्टल भी कहा जाता है। अब ये क्रिस्टल क्या होते हैं, क्योंकि जो हमारे आयनिक यानी आयनिक जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक क्रिस्टली ठोस का निर्माण करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा NaCl है, NaCl की जो संरचना होती है, इसके जो रचक घटक होते हैं वो आयन होते हैं। आयन यानी इसके धन आयन और ऋण आयन होते हैं, यानी यहाँ पर इस प्रकार से एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो ये जो क्रिस्टल होगा हमारा या जालक होगा, ये होगा हमारा आयनिक क्रिस्टल। यानी यहाँ पर यदि मैं मानूँ तो प्लस होगा और यहाँ पर Cl होगा, Na प्लस होगा और यहाँ पर Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा और यहाँ पर Cl माइनस, तो Na प्लस होगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा Cl माइनस। यानी यहाँ पर प्रत्येक जो परमाणु होता है, जो आयन होता है, वो क्या करता है, विपरीत जो आवेश होते हैं उन आवेशों के द्वारा घिरा होता है। तो यहाँ पर जो जालक ऊर्जा होती क्या है, यानी जो हमारा जालक होता है यानी क्रिस्टल होता है वो 1 मोल अणु आयनिक, यानी 1 मोल अणु, 1 मोल अणु, और ये जो अणु होता है ये आयन का निर्माण करने के लिए जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है उसे ही जालक ऊर्जा कहते हैं। यानी 1 मोल आयनिक अणु का निर्माण करने के लिए इसके जो रचक घटक होते हैं उनके बीच में जो अणु का निर्माण होगा वो विद्युत सहयोजी बंध का निर्माण होगा। तो उस बंध को निर्माण करने में जितनी एनर्जी यहाँ पर उत्सर्जित होगी उसे ही कहा जाएगा आयनिक या जालक ऊर्जा कहा जाएगा। तो जो जालक ऊर्जा होती है उसका मान जितना अधिक होता है यहाँ पर उतनी ही आसानी से वो क्या करता है, उतना ही बंध प्रबल होता है और उतनी ही आसानी से यहाँ पर बंध प्रबलता की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर जो ये बंध दिख रहा है हमें, इसी बंध का नाम है आयनिक बंध, क्योंकि इसके जो रचक घटक होते हैं वो होते हैं हमारे प्लस और माइनस होते हैं। तो इसमें ये जितना ये जो बंध बना है यानी Cl और Na के बीच में इसके जो रचक घटक हैं वो है प्लस और माइनस। ये जो ठोस है वो है हमारा आयनिक ठोस। तो वह आयनिक ठोस होता क्या है, वह ठोस या वो क्रिस्टली ठोस जिसके रचक घटक आयन होते हैं, आयन यानी प्लस और माइनस होते हैं। तो इस बंध को बनाने में जितनी ऊर्जा यहाँ से मुक्त होती है या निकलती है उसी ऊर्जा को कहा जाता है जालक ऊर्जा। और ये ऊर्जा का जितना मान अधिक होता है उतना ही प्रबलता से या उतना ही प्रबल यहाँ पर आयनिक बंध होता है। तो ये थे यानी 3 ऐसे कारक जो आयनिक बंध को यहाँ पर प्रभावित कर रहे थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो अगले वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारा आयनिक बंध वाले ये जो यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, यानी जो आयनिक यौगिक, इनके गुण देखेंगे। ऐसे ये कौन कौन से गुणों को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जो आयनिक यौगिकों में होते हैं। तो अगले वीडियो में हम
आयनिक यौगिकों के गुणों के बारे में देखेंगे। आपको बता दें कि इनकी भौतिक अवस्था देखेंगे, इनके विद्युतीय गुण देखेंगे और इसी के बाद में इनकी दिशात्मक गुणों को भी यहाँ पर देखा जाएगा। इनकी विलेयता क्या होती है, यानी ये जल में घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, यानी ये और किन कौन सी इनकी जो संरचना होगी ये दिशात्मक होंगे या नहीं होंगे, विलेयता, इनकी चालकता, भौतिक अवस्था, इनके गलनांक, क्वथनांक और इनकी भौतिक अवस्था ये क्या होती हैं। तो ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे और अगले वीडियो में हम इसको समझेंगे।